morning, students. Welcome back again. So, in the previous class, we have discussed the effective atomic number. देखा था, ठीक है, कुछ example भी देखा था कि how to calculate the effective atomic number by using the formula that is atomic number of metal Z minus X, which means electron lost by the metal to form an ion, ठीक है, plus Y. Y means electron that is donated by the ligands. By using this formula, we have calculated the oxidation state of the metal. Okay. So EAN rule को हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखा था और आइसोमर्स देखा था। आइसोमर्स मतलब क्या होता है, इसकी टू काइंड्स आते हैं जैसे कि स्टीरियो आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखा था, राइट। तो स्टीरियो आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखा था विच मीन्स डाइस्टीरियोमर्स देखा था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स का दूसरा जो टाइप है यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर जिसको एनंशियोमर्स बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी ये है कि एनंशियोमर्स मतलब क्या है। आइसोमर्स क्या है मैंने पहले ही बताया था। आइसोमर्स वो होता है जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है। अगर दो स्ट्रक्चर है तो दोनों स्ट्रक्चर की सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग रहेगा, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जैसे कि ये वो बताया था मैंने, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिस आइसोमर्स क्या होता है, ट्रांस आइसोमर्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, ये मैंने बताया था और कुछ एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है। एग्जाम्पल सिस और ट्रांस इन स्क्वायर प्लेरम में भी देखा था, ऑक्टाहेड्रल में भी देखा था, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स यानी कि जिसको हम बोलते हैं एनंशियोमर्स। सी यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस रहते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर और एनंशियोमर्स। एनंशियोमर्स क्या होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सी दिस इज द एनंशियोम, इसको हम क्या बोलते हैं एनंशियोमर्स, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, दी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस दैट आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, ठीक है, दैट इज द एनंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आर कायरल। कायरल क्या है मैंने बताया था, कायरल वो चीज होता है जो कनेक्ट रहता है चार डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आयंस के साथ, जिसको हम कलर कायरल एटॉम बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा होगा, कायरल कार्बन एटॉम बोलते हैं। कायरल कार्बन एटॉम वो होता है जो कि उसके वैलेंसी कितना रहता है, कायरल कार्बन का 4 वैलेंस रहता है, राइट। यानी कि चार लोगों के साथ वो बॉन्ड बनाता है, चार डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ अगर वो बॉन्ड बनाता है तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जो कि कायरल है, यहाँ पर क्या होता है, यू हैव डिस्कस्ड द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन चैप्टर 10 में भी, विच मीन्स जो कि अभी हुआ नहीं है, ठीक है। सो एनीवे लेट्स सी कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, एनंशियोमर्स क्या होता है। बेसिकली आपको पता है एनंशियोमर क्या होता है, ओके। तो नेक्स्ट जो है एनंशियोमर्स दैट रोटेट, जो कि रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट साइड, यानी कि क्लॉकवाइज में, जैसे कि घड़ी क्लॉकवाइज, घड़ी किस तरह से उसका काटा जो जाता है उस तरह से, यानी कि राइट साइड में अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसका जो एनंशियोमर रोटेट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो आइसोमर बोलते हैं। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, it might be asked in the viva as well, okay। so please note these important basic जो आपको जानना बहुत जरूरी है। डेक्स्ट्रो आइसोमर क्या होता है उसका डेफिनेशन बताओ, तो जस्ट हैव टू से an enantiomer that rotates plane polarized light towards the right side, okay। बस इतना सा, उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो यानी कि डी आइसोमर बोलते हैं, ओके। वाइल दी अदर यानी कि दूसरा जो एनंशियोमर है वो अगर रोटेट हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट ऑफ द क्लॉकवाइज, इज कॉल्ड लिवोड आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। तो सी यू कैन सी ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये एनंशियोमर्स है। इसका मिरर इमेज क्या है, अगर इसका अपोजिट है यानी कि ये अगर राइट साइड में रोटेट हो रहा है तो वो क्या एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, एज अ डेस्ट्रोले आइसोमर बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, अगर ये लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो इसका हम क्या बोलेंगे,
लिवो आइसोमर बोलेंगे। ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है इट एग्जिस्ट एज बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल में क्या एग्जिस्ट करता था? ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस, और ऑप्टिकल में एनेंशियोमर फॉर्म होंगे, यानी कि डेक्स्ट्रो और लिवो फॉर्म होता है। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कि आइसोमर्स में दूसरा जो है उसमें टोटल 3 आएंगे। ठीक है, चलिए वो क्या है देखते हैं। So here there are four structural isomers involved in this constitutional, जिसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स आएंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स आएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आएगा और सॉल्वेंट आइसोमर्स आएगा। ठीक है, यानी कि उसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, वो भी मैं बताऊंगी। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन विच इज लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स किसको बोलते हैं हम? सबसे पहले बता दूं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है। ठीक है, देन विल टेल यू लिंकेज आइसोमर्स क्या होता है। ओके, सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक प्रोसेस है ऑफ डिफरेंट लिंकेजेस अमॉन्ग देयर कंस्टिट्यूशनल, उन्हीं एटम्स में जो प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, एंड हैव देयर का केमिकल फॉर्मूला टू बी द सेम। केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन कुछ डिफरेंट पोजिशन में रहेगा। समझ में आया? सो यहाँ पर so first one, you can see the linkage isomers. See, these isomers are formed. ये isomers जब form होता है when the ligand has two different donor atoms. ठीक है, ligand जो है मेटल को दो टाइप्स ऑफ ligand क्या रहेगा? एज अ डोनर एटम रहेगा। जाहिर सी बात है, ligand क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था, ligand वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको? मेटल को डोनेट करता है। तो यहाँ पर वो आइसोमर लिंकेज आइसोमर जब फॉर्म होता है जब when the ligand has two different donor atoms, it coordinate to the metal via different donor atoms. वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है उस एटम के साथ, यानी कि मेटल के साथ, किसके जरिए? डोनर एटम, डिफरेंट अलग डोनर एटम के जरिए। सो यहाँ पर नाइट्राइट एंड NO2 हैविंग टू डोनर एटम्स। ठीक है, यहाँ और यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, नाइट्रो कॉम्प्लेक्स हैज कोबाल्ट और नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में क्या है? बॉन्ड है, राइट, यानी कि इस वाला। ओके, सो यहाँ पर नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स में इज लिंक्ड थ्रू दी, सबसे पहले ऑक्सीजन पे, उसके बाद में दूसरा वाला बॉन्ड के साथ होगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? वन मोर थिंग दैट यू हैव टू नो, जो डोनर एटम रहेंगे, यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ द एटम्स वो सेम रहेगा। समझ में आया? सेम रहेगा, लेकिन उनका जो लिंकिंग तरीका है अलग अलग रहेगा। समझ में आया? जैसे कि इसमें अलग है और इसमें अलग है। ओके, तो पहले ही बताया था केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? दैट टू बी सेम रहेगा। ओके, सो दिस इज द गुड एग्जाम्पल टू गिव द लिंकेज आइसोमर्स एज एन एग्जाम्पल। ओके, सो नेक्स्ट जो है आयनाइजेशन आइसोमर्स, इसमें क्या होता है? आयनाइजेशन आइसोमर्स में इट एग्जिस्ट एज आयंस। यहाँ क्या होता है? एक्सचेंज होता है ऑफ द लिगैंड्स, एक्सचेंज होता है बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन स्पेस। यू कैन सी हियर एग्जांपल। ये जो क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या हो गया? यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल, इट हैज कन्वर्टेड इनटू आयंस। ठीक है, एंड दिस आयनाइजेशन ऑफ आइसोमर्स, ये आइसोमर्स इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ लिगैंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, आयनाइजेशन स्पेयर क्या होता है वो भी मैंने पहले ही बताया था। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये इधर आ गया और ये बाहर आ गया, यानी कि मतलब लिगैंड जो है वो क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट और आयनाइजेशन के बीच में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहा है। समझ में आया? सो दिस इज द गुड एग्जांपल। ओके, सो नेक्स्ट वन मोर थिंग दैट यू हैव टू नो इन दिस, यहाँ पर जो कंपाउंड वन है, सो दिस इज द कंपाउंड वन, ये जो है ये कंपाउंड वन है, एंड दिस इज द कंपाउंड टू है, ये आयनाइजेशन फॉर्म में है, ये भी आयनाइजेशन फॉर्म में। ओके, सो हियर द कंपाउंड वन, इसमें एनायन जो है क्या है? एनायन SO4-2 है, दैट इज बॉन्डेड टू द कोबाल्ट, इज इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है, while Br- जो है दिस वन, that is in the ionization pair. This is the coordination pair में है, this is ionization pair में है। Whereas in case of compound 2, यानी कि इसमें यहाँ पर क्या है? एनायन यानी कि Br- जो है वो कोऑर्डिनेशन पेयर में है, यानी कि वो लिंक किया गया है कोबाल्ट के साथ, और ये जो है क्या है?
दैट इज इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये जो है, सॉरी, ये जो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है, यानी कि ये जो जो लिसन 1 मिनट, जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करता है दैट इज इन दी कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। एंड इन दिस सेकेंड कंपाउंड में सो 4 - 2 जो है वो आयनाइजेशन स्पेयर में है। सो दीज कॉम्प्लेक्सेस इट गिव्स द डिफरेंट आयंस, ठीक है। एंड this is the example for ionization isomers. Okay, so let's see the next one, which is coordination isomers. देखते हैं वो क्या है। So here coordination isomers are very simple. यहाँ पर क्या होता है, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 है। कंपाउंड 1 में बोथ कैटायनिक और एनायनिक ये है, ठीक है, और फॉर्म है, और इसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे मेन बात है ये है कि आपको याद रखना है कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ये इंटरचेंज ऑफ लिगैंड्स बिटवीन कैटायनिक और एनायनिक पेयर ऑफ डिफरेंट मेटल है। यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। वो कैसे इंटरचेंज हो जाता है, यू कैन सी द एग्जांपल, सी हियर, जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, कोबाल्ट के साथ अमाइन ग्रुप है, अमोनिया ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर क्रोमियम के साथ है, ठीक है, और क्रोमियम के साथ साइनाइड ग्रुप है, और यहाँ कोबाल्ट के साथ है, यानी कि लिगैंड्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं बिटवीन कैटायनिक और एनायनिक पेयर ऑफ दिस डिफरेंट मेटल आयंस के साथ, ठीक है। तो दिस कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, these are the examples, आइसोमर 1 यानी कि दिस इज, ठीक है। तो यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो लिंक्ड टू अमाइन लिगैंड एंड क्रोमियम लिंक्ड टू साइनाइड लिगैंड, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा आइसोमर में लिगैंड जो है कोऑर्डिनेशन टू दी मेटल दे आर इंटरचेंज, चेंज हो गया वो, ठीक है। सो दैट इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा आइसोमर क्या है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर इंटरचेंज हो जाता है और वहां पर क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, किसमें, आयनाइजेशन में, इसे याद रखना बहुत जरूरी। ओके, सो नेक्स्ट वन विच इज सॉल्वेट आइसोमर्स, यानी कि जब हम लोग एज अ वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है, तो वो है सॉल्वेट आइसोमर्स। सी देर आर सिमिलर, दिस इज द सिमिलर टू द आयनाइजेशन आइसोमर्स। सो हियर द कॉम्प्लेक्स यू कैन सी हियर, कंपाउंड 1 में क्या है, दी वाटर सॉल्वेंट जो है इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू क्रोमियम, ठीक है, और कंपाउंड 2 में वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट हियर यू कैन सी वन वाटर मॉलिक्यूल इज अपीयर एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। सो कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 जो है दे रिप्रेजेंट दी सॉल्वेट आइसोमर्स, डिफरेंट आइसो, एक से ज्यादा फॉर्म में करते हैं, समझ में आया, दैट इज आइसोमर्स, ठीक है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है हमारा ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पर एज अ वन जो है दैट इज एज अ फ्री सॉल्वेंट फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फोर्थ टाइप, यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमर्स में, जिसमें 4 टाइप्स आए थे, लिंकेज और आयनाइजेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, या फिर सॉल्वेट आइसोमर्स हो गया। ओके, so let's see the next one, which is the stability of the coordination compound देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे factors जो they are governed by this stability of the complex। कौन से वो factors है वो देखते हैं, जैसे कि charge to size ratio of the metal ion और nature of the ligand है, वो भी देखते हैं। चलिए सबसे पहले stability of the coordination compound देखते हैं। ओके, so here you can see this। So here the stability of coordination compounds. Listen here students, stability को कैसे explain किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि कॉम्प्लेक्स का दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड, कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाता है, बाय नोइंग, किसको जानते हुए, देयर स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट को जानते हुए हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी, किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को जान सकते हैं, यानी कि उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर this stability is governed by metal ligand interaction, this is the important that you have to know।
स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स जो कि किससे हम लोग मालूमात कर सकते हैं, मेटल और लिगैंड का जो इंटरेक्शन है किस लेवल पे, अगर इन लोग का इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो इन लोग की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी, यानी कि ज्यादा अच्छी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल है इट सर्व्स एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट, पहले ही बोला था मेटल जो है वो M जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज एंड लिगैंड कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, उनके पास इलेक्ट्रॉन की मतलब ये है रिच इन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इट कैन डोनेट टू द मेटल। ठीक है, तो जो ये है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर टू दिस मेटल वाइल द लिगैंड एज लेविस बेस। ठीक है, सो व्हाई, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, metal ligand interaction that can be realized as लेविस एसिड। लेविस बेस क्या होता है मैंने पहले ही बताया था। ओके, इंट्रैक्शन के जरिए हम इसको इनका जो मेटल और लिगैंड का इंट्रैक्शन इसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं बाय नोइंग दी Lewis base and Lewis acid interaction. Okay, so here you can see वन मोर थिंग, अगर मैंने पहले ही बताया था, अगर मेटल और लिगैंड का M और L का इंट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, ग्रेटर स्टेबिलिटी रहेगी। सो इक्विलिब्रियम we have considered here for the metal and ligand interaction, you can see. So when apply the equilibrium constant, that is K product divided by क्या रहेगा, substrate रहेगा। So here what happens, these A you can see, A हो गया, N हो गया, X हो गया, ये क्या denote करता है, denote the charges on the ligand हो गया, on the metal हो गया, on the complexes हो गया, इन सब का charges को denote करता है ये। ठीक है, तो here this stability of the complex that can be explained in terms of this K के जरिए क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है जिसकी डिफरेंट क्या है, स्टेबिलिटी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, सो रिमेंबर वन थिंग, इनकी जो if higher value of K then the larger is the thermodynamic stability of the complex, right? क्या रहेगी, अगर वैल्यू हायर रहेगी तो उनकी जो वैल्यू रहेगी स्टेबिलिटी कांस्टेंट दैट विल बी लार्जर। ओके, सो हियर आर सम एग्जांपल, जैसे कि Ag प्लस प्लस 2 मोल्स ऑफ साइनो ग्रुप, तो Ag सिल्वर यहाँ पर जो सिल्वर मेटल की जो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, इसकी जो वैल्यू है 5.5 इंटू 10⁸ है, और इसकी जो है कॉपर की जो K इज इक्वल टू 2.0 यानी कि इससे भी कम है। लेकिन ये क्या है, जो कोबाल्ट का है, सी यू कैन सी द अबव डाटा, यानी कि इसका जो डेटा है कोबाल्ट का जो है, और कॉपर का जो है वो सिल्वर का जो है, सी इसमें सबसे ज्यादा किसकी है, कोबाल्ट का जो है वो that is more stable than these two, क्योंकि into 10 raised to minus into 10 raised to 33 है, this is into 10 raised to 27 है, this is into 10 raised to 18 है। ठीक है, so this shows the stability of these coordination compounds। Okay, so let's see the factors that is governed by the stability of the complex। let's see उनके दो factors है स्टेबिलिटी के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, जैसे कि चार्ज या फिर साइज रेशियो है, चार्ज टू साइज रेशियो है किसका, मेटल एंड और नेचर ऑफ द लिगैंड। इसमें दो ही फैक्टर्स है, दो या फिर एक मेटल रहेगा या फिर लिगैंड रहेगा, यानी कि दोनों रहेंगे। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन which is factors that is governed by this stability of complex। here you can see the ratio सो यहाँ पर E/Z रेशियो, यानी कि उसका चार्ज, मेटल आयन का चार्ज एज वेल एज उसकी साइज, इन दोनों का जो रेशियो है अगर वो ज्यादा रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर डाइवेलेंट मेटल यानी कि सब के जो चार्जेस है वो +2 चार्ज है। ठीक है, तो डाइवेलेंट मेटल एंड कॉम्प्लेक्सेस उसकी stability they shows the trend, you can see Cu+2 which is greater than nickel +2, greater than cobalt +2, greater than iron +2, greater than manganese +2, greater than cadmium +2। ये जो ऑर्डर है इट इज इम्पोर्टेंट, इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर इधर दिया गया है इसको हम इरविंग विलियम ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरविंग विलियम ऑर्डर बोलते हैं।
ठीक है। See here in the above list, both the copper and cadmium have the charge +2. Okay, so anic radius of this Co +2 is 69 picometer. क्या है इसका 69 पिकोमीटर है, लेकिन that of cadmium +2 is 97 पिकोमीटर है. So the charge to size ratio of this Cu +2 is greater than that of the Cd +2 cadmium +2. So इसकी वजह से it form यानी कि जो ये है इसका जो एनिक रेडियाई कम है, किससे, इस पिकोमीटर से ये कम है. ठीक है. तो यहाँ पर ये क्या शो करता है, विच मीन्स इसका जो चार्ज और साइज रेशियो है कैडमियम से भी क्या है, ज्यादा है. तो इसका मतलब क्या है, Cu+2 ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स द stable complexes than the cadmium +2. Okay, so this is about the charge to size ratio of metal ion. And the second factor, that is nature of the ligand. ligand का nature क्या होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहले the second factor, that is for the stability of complexes, that is related to ये किससे related है, how easily the ligand can donate its lone pair of electrons to the central metal ion, that is the basicity of the ligand. So ligands, वो ligands, those are stronger bases tend to form more stable complexes. See, इसी sentence में इसका meaning है. यहाँ पर क्या है, ये जो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस उस चीज से रिलेटेड है कि कितना आसानी से लिगैंड डोनेट करता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, किसको, सेंट्रल मेटल को. और वो जो उसकी जो बेसिसिटी ऑफ लिगैंड है, वो अगर रिमेम्बर, अगर उसकी बेसिसिटी स्ट्रॉन्गर है, यानी कि लिगैंड की बेसिसिटी स्ट्रॉन्गर है, तो वो क्या फॉर्म कर सकता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करता है. रिमेम्बर, टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. यहाँ पर इसकी जो, अगर रिमेम्बर, वो मेटल आयन की चार्ज रेशियो, अगर चार्ज और साइज रेशियो ज्यादा है, तो वो क्या कर सकता है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करता है. और वो लिगैंड जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है जिसकी, तो वो क्या फॉर्म कर सकता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करता है. सो दीज आर द टू फैक्टर्स दैट इज गवर्न्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी करता है, स्टेबल करता है. ठीक है, जो कि these 2 points are involved. Okay, so that's it about coordination compounds. Okay, so in the next video we'll see the new chapter, which is the organic chapter. हम लोग discuss करेंगे. ठीक है, so that's it for today, students. We'll see in the next week with the new topic. Okay.